नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और एक बार फिर से हम हाजिर हैं लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम जो आपकी कमाई को बढ़ाता है, पर्सनल फाइनेंस सिखाता है। तो पेश है हमारा खास शो योर मनी में हम ना सिर्फ आपको बचत करना सिखाते हैं बल्कि अपनी बचत पर मोटी कमाई करना भी कैसे है ये गुर भी हम आपको सिखाते हैं। अगर आप भी योर मनी में अपना सवाल भेजना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल का पता है yourmoney@nw18.com और आप हमें 7052200000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप के जरिए भी भेज सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक और एक्स पर हम लाइव होते हैं, वहां पर भी आप अपने सवाल दर्ज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के सवालों का जवाब अपने एक्सपर्ट से लेने की। तो चलिए आज सबसे पहले मिलवाते हैं आज के हमारे मेहमान से। ऑप्टिमा मनी के फाउंडर पंकज मठपाल साहब हमारे साथ हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार मनोज जी। नमस्कार सर। तो हम क्वेरीज लें इससे पहले एक छोटी सी बातचीत करते हैं और बिल्कुल ही समीचीन बातचीत होगी क्योंकि वोलाटिलिटी इज द न्यू नॉर्मल, ये मानना है हमारी प्रोड्यूसर का पंकज मठपाल जी। तो देखें मार्केट में जो कुछ चल रहा है, अब तो लंबा समय हो गया है, तो ये इसको लेकर बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है। और सवाल क्या है, कई लोग तो काफ़ी कुछ गंवा चुके हैं, कई लोग बनाने का मौका चूक गए हैं, ऐसा उन्हें लगता है। तो सवाल ये है कि क्या यही अब नॉर्मल है, क्या ये एक टेम्परेरी फेज नहीं है बल्कि लगता है कि ये एक लंबा फेज चलने वाला है और इसके साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा। बिल्कुल मनोज जी, आपने सही कहा और प्रोड्यूसर को अब बिल्कुल समझ में आ गया, उनका एक्सपीरियंस भी काफी हो गया है यहाँ पर। तो उन्होंने सही कहा है कि ये जो वोलेटिलिटी है, बाजार का उतार चढ़ाव है, स्वाभाविक है, ये नेचर है इक्विटी मार्केट का। तो कई बार निवेशक इसको समझते हैं कि रिस्क है। मैं एक बात कहूंगा, रिस्क और बाजार का उतार चढ़ाव ये दोनों अलग चीजें हैं। उतार चढ़ाव टेम्परेरी है। अगर आपका गोल लंबे समय का है और आप निवेश कर रहे हैं इक्विटी में, तो आप इस बात पर ज्यादा ध्यान ना दें कि बाजार में गिरावट आ रही है या बाजार ऊपर हो गया है। दोनों ही स्थिति में देखिए, अगर मान लीजिए आपने निवेश किया हुआ है, उसकी वैल्यू आप देख रहे हैं कि काफी बढ़ गई है, पर आपने तो पैसा निकाला नहीं है, कल फिर वो कम हो गया, तो फिर तब भी आप निकाल नहीं रहे हैं। तो जब तक आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसे निकाल नहीं रहे हैं, तब तक वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो एक्चुअल में सिर्फ मार्क टू मार्केट है। सही बात यह है कि जब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तब आप पैसा निकालेंगे, उस वक्त पर कितना पैसा बन रहा है। और अगर आप शॉर्ट टर्म में निवेश कर रहे हैं तो फिर इक्विटी से दूर रहिए, आप इक्विटी में निवेश ही मत कीजिए, क्योंकि वहां पर जोखिम हो सकता है, आपको जरूरत पड़ेगी और उस वक्त पर मार्केट नीचे हुआ तो नुकसान हो सकता है। पर अगर आपके पास 5, 7, 10 साल का समय है और ऐसे गोल के लिए आप निवेश कर रहे हैं, तो बीच में मार्केट नीचे आए या ऊपर आए कोई चिंता की बात नहीं है। 5-10 साल के बाद आप देखेंगे तो उम्मीद यही रहती है और हिस्टोरिकली आप देखते हैं कि आपको यहां पर अच्छे रिटर्न्स मिलने की उम्मीद बन जाती है। तो इसके लिए उतार चढ़ाव से घबराना नहीं है, आपको बने रहना है मार्केट में। और मैं तो कहता हूं, अगर पैसा है, गिरावट आए, तो अच्छे फंड्स में, अच्छे स्टॉक्स भी अगर आपके पास हैं, आपको पता है, तो और निवेश कीजिए ताकि लॉन्ग टर्म में आप अच्छा पैसा बना पाएंगे। ठीक है, तो फिर आपने घबराना नहीं है। लेकिन ये बताइए पंकज जी कि अब तो काफ़ी लंबा समय हो गया, ये उतार चढ़ाव वाला जो दौर है काफ़ी लंबा हो गया, तो कुछ तो रणनीति म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को, रिटेल इन्वेस्टर को बनानी होगी। कुछ तो ब्रॉडर गाइडलाइंस आप दीजिए उनके लिए। मनोज जी, मैं कहूंगा कि ये लंबा समय नहीं हुआ है। अगर आप देखें हिस्ट्री, मैं रिसेंट पास्ट की बात करूं, 2008 में हम जानते हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थे। बहुत बुरी तरह से विश्व भर के मार्केट गिरे थे और इंडिया में भी हम देखें, अगर उस वक्त सेंसेक्स जनवरी 2008 में जो कि 21,200 के आसपास था, वहां से गिरकर 7,600 के आसपास आ गया था। तो यानी कि 1/3 हो गया। पर हमने देखा उसके बाद, ठीक है, बहुत लंबे समय तक वो जो लेवल्स थे 2008 के, वो 2010 में वापस आए पर टिके नहीं। और 2013 के बाद हमने एक्चुअल देखा कि फिर से 21,000 को का जो मार्क था सेंसेक्स का, वो क्रॉस हुआ और वहां से तेजी देखी।
और आज हम देखें तो हम कहां पहुंच गए हैं। तो अगर हम ऐसे कहते हैं कि 2024 सितंबर 2024 तक तो तेजी थी, 21 से लेकर 24 तक हमने तेजी देखी, अक्टूबर 2024 से गिरावट आई, तो अभी हम 26 मतलब 2026 के फरवरी में हैं। तो यदि हम वहां बात करते हैं 2008 से लेकर 13 तक, और अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक सवा साल की, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो गिरावट है बहुत लंबी नहीं है, ये उतार चढ़ाव का जो माहौल है ये बहुत लंबा नहीं है। आप ये बात ध्यान रखिए, अगर आप देखेंगे पास्ट में, तो जहां से गिरावट हुई थी उसके बाद जब तेजी आई तो हम कहां पहुंच गए, आज 85,000 पर हम सेंसेक्स हमने देखा है। तो इसके लिए कहने का मतलब यह है कि मार्केट में उतार चढ़ाव रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए निवेश मत कीजिए, दूर रहिए इक्विटी से, आप हाइब्रिड में कीजिए, डेट में कीजिए, और लॉन्ग टर्म निवेश किया हुआ है तो उम्मीद रखिए कि यहां पर आपको बेहतर रिटर्न्स मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। बट एक बात और कहूंगा, जो आपने पूछा कि ऐसे में क्या करना चाहिए, तो निवेशकों को हमेशा पोर्टफोलियो में एक तो एसेट एलोकेशन मेंटेन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिल्वर के रिटर्न्स अब मिले हैं तो आप सिल्वर में निवेश कर रहे हैं, या गोल्ड के रिटर्न ने देखा कि एक साल में 80% रिटर्न मिल गया तो अब आप निवेश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपके पोर्टफोलियो में हर वक्त इक्विटी भी हो, डेट भी हो, गोल्ड भी हो, थोड़ा बहुत सिल्वर भी हो। तो छोटी मात्रा में गोल्ड होना, सिल्वर होना, ज्यादा मात्रा में लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी होना, ये एक सही एसेट लोकेशन आपका बनाएगा। और शॉर्ट टर्म है तो इक्विटी कम करना चाहिए, वहां पर डेट में, गोल्ड में ज्यादा कर सकते हैं। तो अगर एसेट एलोकेशन होगा तो क्या होता है, हर एसेट क्लास की साइकिल होती है, कभी इक्विटी अच्छा परफॉर्म करता है, कभी गोल्ड करता है, कभी सिल्वर करता है, और ऐसे में आप देखते हैं कि आपको एवरेज रिटर्न मिलते हैं। तो इस वक्त पर भी, अभी भी शायद उतार चढ़ाव का जो माहौल है ये कुछ समय तक बना रह सकता है। निवेशकों को बहुत ज्यादा लालच नहीं करना है, घबराना भी नहीं है। लॉन्ग टर्म गोल के लिए आपको ज्यादा निवेश इक्विटी में करते रहना है और टिके रहना है। पर अगर आपका शॉर्ट टर्म है तो बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इस तरह के फंड्स में निवेश करें जहां पर आप अगले 2-3 साल का एक टाइम लेकर चल रहे हैं। और अगर एक साल के लिए करना है तो मेरे हिसाब से डेट फंड्स ही आपके लिए सुटेबल रहेंगे। चलिए, एसेट एलोकेशन तो आपने बता दिया कि एसेट एलोकेशन अगर आपके ध्यान में है, आप इसके इम्पोर्टेंस को समझते हैं, तो वॉलेटिलिटी में ये आपको एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। कहीं एक जगह गड़बड़ हो तो कहीं दूसरी जगह आपको पनाह मिल जाती है। लेकिन एसआईपी जो लोग करते हैं, ख़ास करके जो लोग नए नए आए हैं मार्केट में म्यूचुअल फंड्स में, एसआईपी वालों के लिए क्या गाइडलाइंस रहेगी पंकज जी? बिल्कुल मनोज जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वक्त पर मैं देख रहा हूं, मतलब पास्ट में भी देखा है, अब थोड़ा सा मैच्योरिटी आई है इन्वेस्टर्स में, पर फिर भी आज भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपनी एसआईपी बंद कर रहे हैं, ऐसा देखा जा रहा है। और वो बहुत गलत कर रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि एसआईपी का तो मतलब क्या होता है कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का आपको उसमें बेनिफिट मिले। जब मार्केट नीचे है तो आपको यूनिट ज्यादा मिल रही हैं। आप ये मत देखिए कि मेरा पैसा कितना बन रहा है, आप ये समझिए कि यूनिट कितना इकट्ठा हो रही हैं। तो जब मार्केट ऊपर जाता है तब आपको यूनिट की वैल्यू दिखाई देती है, और जब मार्केट नीचे आता है तब आपको नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा मिलती हैं, वो बेनिफिट मिलता है। तो अगर एसआईपी कर रहे हैं, मनोज एक बात और कहूंगा, मेरा एक्सपीरियंस क्योंकि अब काफी लंबा हो गया है, मैंने देखा है निवेशक आते हैं, कई बार बात करते हैं कि हम 25 साल के लिए एसआईपी करेंगे, और जैसे 1-1.5 साल भी एसआईपी में पैसा नहीं बन रहा होता है, क्योंकि पिछले एक साल में अगर आप एसआईपी कर रहे हैं, काफी फंड्स में आपने देखा होगा कि पैसा नहीं बना है, लेकिन यूनिट्स तो इकट्ठा हुई है ना, उनका प्राइस कभी तो ऊपर जाएगा। तो अगर आप 25 साल की बात कर रहे थे तो आप ये 12 या 15 महीने में ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि पैसा नहीं बन रहा है? आप सिंपल ध्यान रखिए, आपका जो गोल है वो आज से 10 साल के बाद है या आज से 15 साल के बाद है, तो उस गोल को ध्यान रखते हुए आप बिल्कुल निवेश करते रहिए, इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए। दूसरी बात, एक और बात इंपॉर्टेंट है, कई बार निवेशक किसी स्कीम में निवेश करते हैं जिसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, और फिर वो कहते हैं कि यहां पर तो रिटर्न नहीं बन रहा है, अभी क्या करूं, निकल जाऊं क्या मैं? लेकिन एक बात बहुत समझना इंपॉर्टेंट है, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, अच्छा फंड हाउस है, अच्छा फंड मैनेजर है, तो अगर किसी वजह से कुछ समय के लिए वो फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और वहां पर जरूरत है कुछ बदलाव करने की, तो फंड मैनेजर बदलाव कर रहे होंगे। अब क्या होता है, आप भी घबरा कर निकल जाएंगे, उधर फंड मैनेजर वहां पर चेंजेस करेंगे, और फिर आने वाले समय में होगा क्या कि जिस फंड से आप निकल गए वहां पर परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, जहां पर अभी आप आए हैं, जहां पर फिर तेजी देखकर वहां शायद उतनी तेजी ना दिखाई दे, फिर आप कहेंगे डिसीजन सही नहीं है। तो अच्छा फंड चुनिए, डाइवर्सिफाइड फंड्स में रहिए,
और फिर आप उसमें टिके रहिए। भरोसा कीजिए कि फंड मैनेजर फंड को मैनेज कर रहे हैं। कभी कभी शॉर्ट टर्म में कोई स्ट्रेटजी है या कोई स्टाइल है वो काम नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस फंड से निकल जाएं। हाँ, अगर आप थीमेटिक फंड में रहेंगे, सेक्टरल फंड में निवेश करेंगे, उन फंड्स की तो खासियत होती है कि वो एक समय के दरमियान अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में हैं और अच्छा फंड हाउस है, अच्छा फंड मैनेजर है जिसे लंबा तजुर्बा है फंड मैनेज करने का, तो भरोसा कीजिए और लॉन्ग टर्म तक फंड्स के साथ बने रहे, तभी आप लंबे समय में अच्छे रिटर्न देखेंगे। मनोज जी, मैं बात थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन एक बात कहूंगा। आज हम कई बार बात करते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड, पर आप देखेंगे कि कितना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है इन फंड्स का और कैसा सीएजीआर मिला है। पर क्या इन फंड्स ने कभी कभी ऐसा खराब प्रदर्शन नहीं किया? बहुत बार हुआ है। तो इसके लिए आप ये देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्मेंस दिखाई दी है, और खुद के निवेश में आप 1 साल 1.5 साल में कई बार निराश हो जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है तो लॉन्ग टर्म तक निवेशित रहिए। बस फंड का चुनाव जो है वो सही होना चाहिए और फिर आप थोड़ा पेशेंस रखिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। तो संयम रखिए, धीरज रखिए, घबराइए नहीं, एसआईपी बंद मत कीजिए। वॉलेटिलिटी पार्ट है मार्केट का, बहुत लंबा नहीं है। एक उदाहरण आपको पंकज जी ने दे दिया, तो अभी 1-1.25 साल 1.5 साल अगर हुए हैं, आपको लगता भी है, तो भी इसको बहुत लंबा समय नहीं मानना चाहिए। घबराने की कोई बात नहीं। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के साथ रहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो आप ज़रूर किसी ना किसी लक्ष्य के लिए निवेश कर रहे हैं, तो उस लक्ष्य को ध्यान में रखिए, उसकी तरफ बढ़ते रहिए। तो अब सीधा चलते हैं एक्चुअल रियल इन्वेस्टर्स के पास। हमारे साथ रंजीत कुमार सिंह जी हैं, दिल्ली से 53 साल के। रंजीत जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार पंकज जी। मेरा पोर्टफोलियो पंकज जी ने पहले भी 1-2 बार रिव्यू किया है। तो उस समय क्वांट का स्मॉल कैप और एक्सिस के स्मॉल कैप थे, तो पंकज जी ने बोला था एक्सिस का स्मॉल कैप हटा देने के लिए। मैंने पैसे उसको एसआईपी बंद कर दिया है, लेकिन उसमें मैंने पैसे रिडीम नहीं किए हैं। और क्वांट का भी स्मॉल कैप बोले थे कि निपोन और क्वांट का चला सकते हैं, दोनों की मतलब इन्वेस्टेड जो सिस्टम है वो अलग अलग है। लेकिन मैंने 2 साल से भी कर रहा हूं, तो मेरे को लगा कि एक स्मॉल कैप मेरे उम्र के लिए काफी है, तो मैंने उसको भी स्टॉप कर दिया है। और एक ही स्मॉल कैप निपोन स्मॉल कैप है। बाकी सर मेरा 32 है। और इसमें सर एक नहीं भेजा मैं उसमें ईडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर 1000 रुपए की एसआईपी चालू करके टोटल 35 हो गया है, और मेरा तकरीबन 19.5 लाख रुपया इन्वेस्टेड है, और पोर्टफोलियो वैल्यू जो बता रहा है अभी 20.25 लाख रुपए की है। एक ये तो मेरे वाला है। और मिसेज का भी पोर्टफोलियो रिव्यू किया था पंकज जी ने, तो उसमें 1-2 फंड मैंने बढ़ाए हैं। तो अभी उसकी 24,000 रुपए की मंथली एसआईपी चल रही है। उसकी इन्वेस्टेड अमाउंट 4.5 लाख रुपए हो गया है, और पोर्टफोलियो वैल्यू तकरीबन 5 लाख रुपए है, 4.5 के करीब ऐसा है। ठीक है। मेरे वाला में 1.5 CR की टारगेट है 10 साल में। 2 साल हो गए सर मेरे को, लेकिन मैं सोच रहा हूँ 10 साल और करने का। और मिसेज वाला में 50 लाख। तो पोर्टफोलियो सही है या उसमें कुछ चेंजमेंट करने की जरूरत है, या फिर मैंने जो फंड कुछ बढ़ाए हैं उसमें किसी को कम करने की आवश्यकता है, या कोई और जोड़ने की आवश्यकता है? ठीक है। तो ईडलवाइज का सर गोल्ड एंड सिल्वर मैंने 1,000 रुपए मंथली एसआईपी इसमें ऐड किया है, और बस बाकी सेम है। ठीक है, तो बाकी तो सब सेम है, आपके सामने है पंकज जी। एडलवाइस का गोल्ड एंड सिल्वर ये बता रहे हैं, उसको जरा ध्यान में रख लीजिए। और ये खुद ही कह रहे हैं पहले भी आप इनका पोर्टफोलियो रिव्यू कर चुके हैं। अब बताइए कि अब क्या करना है इनके लक्ष्य के हिसाब से। बिल्कुल रंजीत जी, नमस्कार और धन्यवाद आपका। आपने मेरी जो सलाह थी उसको माना और आप भरोसा कर रहे हैं उसके ऊपर। और देखिए, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है। जहां तक गोल्ड एंड सिल्वर का सवाल है, आपने बहुत अच्छा किया है कि आपने उसमें एसआईपी शुरू की है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि लास्ट 1 ईयर में हमने जो देखा कि गोल्ड और सिल्वर ने छप्पर फाड़ रिटर्न्स दिए हैं, इसकी वजह से आप उसमें कीजिए। बट एक बात समझ में आती है कि अगर आप लॉन्ग टर्म भी देखेंगे तो जो सीएजीआर है गोल्ड और सिल्वर का, वो काफी अट्रैक्टिव रहा है। हालांकि रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, चाहे गोल्ड सिल्वर की बात की जाए, इक्विटी की बात की जाए म्यूचुअल फंड्स में। पर हम एक बात जानते हैं कि असेट क्लासेस की अपनी इंपॉर्टेंस है। शायद जैसा रिटर्न हमने पिछले 1 साल में देखा, वैसे की उम्मीद अगले 1 साल में रखना तो मेरे हिसाब से जायज नहीं होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि लॉन्ग टर्म में इन असेट क्लासेस में भी अच्छा पोटेंशियल है। तो अगर इक्विटी के साथ साथ आप छोटी मात्रा में गोल्ड और सिल्वर फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन
फिर अगेन होता यह है कि जब तेजी होती है उस वक्त इन्वेस्टर्स निवेश करते हैं, जब गिरावट आती है तो निकल जाते हैं। बट मुझे लगता है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, बहुत ही मैच्योरिटी से के साथ में बात कर रहे हैं, तो रणजीत जी मुझे आप जब भी थोड़ी गिरावट भी आए गोल्ड सिल्वर में तो आप एसआईपी अपनी कंटिन्यू रखना, तभी लॉन्ग टर्म में आपको इसका फायदा मिलेगा। बाकी सारी स्कीम्स अच्छी हैं, और आपने जो कहा कि आपकी उम्र के हिसाब से आपने क्वांट स्मॉल कैप फंड में एसआईपी रोक दी है, 2 स्मॉल कैप फंड आपके पास हैं, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप एक में रह सकते हैं। और जहां तक टारगेट का सवाल है, एक बात कहूंगा कि आपको देखिए 1.5 करोड़ रुपए का टारगेट आप लेकर चल रहे थे 10 साल में, अगर मैं 12% पे कैलकुलेट करता हूं तो करीब करीब 1,31,00,000 के आसपास इकट्ठा हो सकता है। तो आप 7% से अगर स्टेप अप कर लें, अपना इन्वेस्टमेंट हर साल बढ़ाते रहें, तो अपना गोल अचीव कर लेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और आपकी धर्मपत्नी का जो पोर्टफोलियो है उसमें जो आपने कहा कि 4 लाख के आसपास इकट्ठा हो गया है और 18-20 हजार की 18,000 की एसआईपी आप कर रहे हैं, तो उससे तो 50 लाख का जो टारगेट है मेरे उम्मीद से वो पूरा हो सकता है, अगर हम 12% की उम्मीद रखें। तो कोई भी यहाँ पर मुझे ऐसी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। बस खाली यह है कि आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा 1,000 तो बढ़ा ही लिया आपने, और इस तरह से समय के साथ बढ़ाते रहिए, तो आप बिल्कुल जो गोल्स हैं आपके वो अचीव कर पाएंगे। पोर्टफोलियो में कोई बदलाव की फिलहाल मुझे जरूरत नहीं दिखाई दे रही है। ऑल द बेस्ट टू यू। चलिए, तो मिल गया जवाब रंजित जी को, और यहाँ एक छोटे से ब्रेक का समय भी हो गया है। तो क्या सालाना स्टेप अप से 2 गुना हो सकता है कॉर्पस? इस पर करेंगे बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। दे रहे हैं अपने कॉलर्स के सवाल, और हमारे साथ सोनू कुमार है हरियाणा से। 37 साल के सोनू जी, क्या सवाल है आपका सोनू जी? हेलो सोनू कुमार जी, क्या सवाल है आपका? सर, नमस्कार सर। सर, मेरा ये जो पोर्टफोलियो है सर, ये आपने सर रिव्यू के लिए जो मैंने भेजा है सर। हाँ हाँ सर, मेरा 25,000 की एसआईपी है सर, पर मंथ की। ओके। फंड किया सर मैंने। इसमें फर्स्ट फंड है सर ICICI पोटेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप फंड है। दूसरा फंड है सर मेरा एसेट जी, पोर्टफोलियो है हमारे पास। आप ये बताइए आपके लक्ष्य क्या हैं और क्या सोच के आप SIP कर रहे हैं? सर, लक्ष्य 2 है सर मेरे। फर्स्ट बच्चों की एजुकेशन है और उनकी मैरिज है सर, जिसका इन्फ्लेशन एडजस्ट मेरे को 1 CR चाहिएगा 2035 में सर। ओके। 35 बात नहीं सर, 30 मैंने 35 दे रखा है। अगर 37 में मेरे को जरूरत है तो मैं 1-2 साल पहले उसको इक्विटी से निकाल सकूं सर। और सेकंड है सर मेरी रिटायरमेंट सर, 48 में है वो। उस टाइम पे 5 CR रहेगा। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो जैसे जैसे पे कमीशन या मेरी सैलरी इंक्रीज होगी या कोई एडिशनल अमाउंट मेरे को मिलेगा, वो मैं टाइमली डिपॉजिट करता रहूंगा, जैसे मैंने बताया है सर। ये ज्यादा हो सकता है, लेकिन इससे कम इन्वेस्ट नहीं करूंगा सर मैं। ठीक है, तो एक लंबा होराइजन लेके चल रहे हैं, बहुत ही संकल्प के साथ निवेश कर रहे हैं। 2 मोटे लक्ष्य इन्होंने बताए हैं। पंकज जी, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? बिल्कुल, देखिए सोनू जी, जो पहला लक्ष्य है आपका कि 1 करोड़ रुपया चाहिए आपको बच्चों की शादी और एजुकेशन के लिए, 25,000 की SIP और प्लस 10 लाख का आपका अभी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, तो अगेन 12% के कंपाउंडिंग मानकर मैं चल रहा हूँ, यहाँ पर रिटर्न्स मिलेंगे, तो 1 करोड़ 13 लाख के आसपास इकट्ठा होते दिखाई दे रहे हैं। तो आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो रिटायरमेंट के लिए आप कह रहे हैं और स्टेप अप भी आप करेंगे, साथ में आपने ये भी कहा है कि बीच बीच में जब भी पैसा होगा तो 1-1 लाख आप और साल में एक बार मार्केट में जब भी मौका मिलेगा डालते रहेंगे। इन सब बातों के हिसाब से मुझे लगता है कि आपका जो टारगेट है 2048 में वो भी 5 करोड़ का आप अचीव कर पाएंगे। तो टारगेट दोनों अचीव हो सकते हैं, पर जैसा आपने भी कहा कि जो बच्चों की एजुकेशन, शादी है, वहां पे इन्फ्लेशन, तो अगर थोड़ा सा और निवेश को बढ़ाते रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा और ज्यादा पैसा इकट्ठा होगा, ताकि आपका जो 1 करोड़ है वो जो पैसा बने उसकी वैल्यू जो है वो 1 करोड़ रहे, ना कि सिर्फ नंबर से 1 करोड़ पे रहे। तो आप 10% से तो कह रहे हैं स्टेप अप करेंगे, पर जो 1 लाख साल का भी आप कह रहे हैं निवेश करते रहेंगे, वो आपको जरूर करना चाहिए। स्कीम्स आपकी अच्छी हैं, पर यहां पर थोड़ा सा मैं एक और ऐड करूंगा। देखिए, आपको मिड कैप में एक्सपोजर मिल रहा है मल्टी कैप के जरिए,
पर आपके पास अलग से कोई मिड कैप फंड नहीं है, तो यहाँ पर मेरी राय यह है कि एक HDFC मिड कैप फंड, इसमें भी एक SIP आप शुरू करें जब भी मौका मिले आपको। तो मिड कैप फंड भी लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, और साथ में गोल्ड और सिल्वर में भी आपका एक्सपोजर नहीं है तो थोड़ा सा, चाहे 1000-2000 रुपए की SIP करें। तो एक ही फंड, मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड, तो एक ही फंड के जरिए आपको सिल्वर और गोल्ड दोनों में एक्सपोजर मिलेगा। इसे भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो आपका एक और वेल डाइवर्सिफाई हो जाएगा। बाकी जो अभी फंड्स हैं वो सभी अच्छे हैं, उनके साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट टू यू। चलिए तो फटाफट अगले कॉलर के पास चलते हैं। कमल शर्मा साहब हैं हमारे साथ जयपुर से। कमल जी पूछिए अपना सवाल। अच्छा, कमल जी का सवाल हमारे पास संदेशों के जरिए आया है, SMS से आया है, और ये मंथली SIP कर रहे हैं। 60,000 रुपये की पोर्टफोलियो वैल्यू 3 लाख की क्रिएट कर चुके हैं। 10 साल में इनका लक्ष्य है 80 लाख रुपए, और स्टेप अप नहीं करना चाहते हैं। ये पोर्टफोलियो का रिव्यू चाहते हैं और मौजूदा निवेश से क्या लक्ष्य संभव है या नहीं है, इस पर विचार चाहते हैं पंकज जी। देखिए, करंट वैल्यू 3 लाख की है, SIP है 60,000 रुपए की, तो 10 साल में उम्मीद की जा सकती है कि करीब 1,44,00,000 रुपए इकट्ठा हो सकते हैं, और पोर्टफोलियो में कोई चेंज नहीं है जरूरत। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि एक इंटरनेशनल फंड अगर ऐड करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि असेट क्लासेस के हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट कैप के हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन, और साथ में जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि इंडिया के साथ साथ अगर आपका बाहर के देशों में भी कोई इन्वेस्टमेंट हो, उनके स्टॉक्स में आपका इन्वेस्टमेंट हो, तो भी अच्छा रहता है। तो यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल NASDAQ 100 फंड को शामिल किया जा सकता है, ये इन्हें करना चाहिए। दूसरी बात मनोज जी ऐड करूंगा संक्षिप्त में, इन्होंने कहा कि मुझे स्टेप अप नहीं करना है, पर स्टेप अप हर निवेशक को कोशिश करनी चाहिए, करना चाहिए। और आपने कुछ देर पहले ये दिखाया भी था, मैं अगेन रिपीट भी कर दूं कि अगर कोई व्यक्ति 10,000 की SIP करे 20 साल के लिए नॉर्मल SIP, और 12% का रिटर्न मिले तो 1 करोड़ बनता है। पर वहीं पर यदि आप 10% से स्टेप अप करेंगे, सेम रिटर्न्स एक्सपेक्ट करेंगे, तो 20 साल में 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ बन सकता है। तो ये जो पावर है स्टेप अप की, वो बहुत ज्यादा है। तो निवेशकों को कोशिश करनी चाहिए कि अगर महंगाई दर को मात देना है तो आपको रिटर्न्स तो अर्न करने ही हैं, इक्विटी में निवेश करना ही है, पर साथ में स्टेप अप करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। चलिए तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी, हमसे जुड़ने के लिए। समय हो गया है समाप्त, विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन जाते जाते आपको दिखेंगे पंकज मठपाल के टॉप 4 पिक्स म्यूचुअल फंड के। नमस्कार।